Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. अच्छा गाइस, आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें ये वीक 2 में ये वाला मेथड और ये सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन मेथड ये थोड़े से लेंथी थे। ये इंटीग्रल इक्वेशन वाला और ये भी इसी तरह न्यूमन सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा लेंथी था और आइटरेटिव मेथड भी लेंथी था। मैं इसको एक एक करके टुकड़े टुकड़े करके आप लोगों को पढ़ाऊँगी। मैंने ना उससे पहले ना ये जो है वो वाला मैं सबसे पहले कर लिया, मतलब ये एस एल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आज इसको इंट्रोडक्शन दूंगी आप लोगों को और इसका सोल्यूशन, इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं वो आप लोगों को बताऊंगी। और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगी और बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे दूंगी। तो एस एल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये क्या होता है उसकी तरफ मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ। ये है हमारा एस एल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसके बारे में है कि ना एस एल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वी कंसीडर अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विच कंसिस्ट ऑफ, आप लोगों को पता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होते हैं। तो मैं अब आपको सिर्फ इनिशियल वैल्यू ये होते हैं जो आपके पास कंडीशंस गिवन होती हैं। अगर इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यूज़ पे आपको ना आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ कंडीशन जो है स्टार्टिंग वैल्यू पे गिवन है तो हम उन्हें इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यूज़ बोलेंगे। अगर लास्ट फाइनल वैल्यू पे अगर आपको कंडीशंस गिवन है तो हम उसे बोलेंगे बाउंड्री वैल्यू या हम उसे बोलेंगे कौन सा एंडिंग वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। जैसे अब देखो ये सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस क्यों बोल रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है। लीनियर क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें y और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर कितनी है, 1 है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। और सेकंड ऑर्डर क्यों बोल रहा है, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव अगर कोई होगा तो वो 2 टाइम्स होगा। ये आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, विद ये प्रोडक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास है जनरल फॉर्म जो आप लोगों को याद रखनी है। इक्वेशन नंबर 1 का इसे नाम दे दिया PQR आल रियल फंक्शंस। ये बात याद रखिएगा क्योंकि अब मैं आगे एक थ्योरम करवाऊंगी तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होंगी। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये दोनों ये क्या है, रियल हैं। रियल क्या होता है, इसका आप कॉन्जुगेट लोगे तो आंसर फिर भी P आएगा, Q आएगा, Z आएगा। इन तीनों फंक्शंस का रियल फंक्शंस हैं सच दैट P हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव एंड Q एंड R आर कंटिन्यूस एंड P जो है वो पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव है। ठीक है, ओके आगे चलो। और फिर वो कहता है ऑन दिस इंटरवल, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल के दरमियान लो, आपका आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। हाँ ठीक है, बात सुना है, समझ आती है। आगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये लेमडा नज़र आ रहा है। लेमडा के बारे में बताया जा रहा है कि ये हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक कोई नंबर होगा। अब ये नंबर क्या होता है ये हमें भी नहीं पता, आगे आएगा ना तो हम उधर देख लेंगे। तो आपके एक तो ये इनिशियल कंडीशन गिवन है सेकंड ऑर्डर की। वैसे ये आपको बता देती हूँ ये आइगन वैल्यू होती है। और फिर जब आप आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और हमारी गेम भी इस क्वेश्चन में यही है सारी की सारी कि हमने ये लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। और जब लेमडा की वैल्यू निकल आती है, जो लेमडा की वैल्यूज होती है ना, हम उन्हें बोलते हैं आइगन वैल्यूज। और लेमडा की वैल्यू जब आप पुट करते हो सोल्यूशन में तो जो सोल्यूशन y का बनता है, y की वैल्यू बनती है, उसे हम आइगन फंक्शंस बोलते हैं। और हमारा ये इसका थीम भी यही है कि हमने आइगन वैल्यूज निकालनी है, फिर हमने आइगन फंक्शंस फाइंड करने हैं और फिर आगे फर्दर दुनिया इसकी चलेगी। तो वो जाने से पहले मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। अच्छा, 2 सप्लीमेंट्री कंडीशंस, और यहाँ पे आपके पास कंडीशंस गिवन होंगी, इनको भी ज़रा गौर से देखिएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दें। अब मैं हैरान हो रही हूँ, वहाँ पर ना ये भी गिवन था और ये भी गिवन था और यहाँ पे एक ही वो भी गिवन थी। तो मैं जब उसे सॉल्व कर रही हूँ ना, अनडिफाइंड सोल्यूशन, कोई सही आंसर ही नहीं आ रहा। फिर मैं हैरान हुई हूँ। फिर मैंने जब ये पढ़ा है ना तब मुझे वो बात समझ आई है कि वो सर ने क्वेश्चन की ये जो ये इनिशियल कंडीशंस थी वो जानबूझ के घुमा के इतनी दी हुई थी कि स्टार्ट में ही फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो खैर उसके ऊपर हम जाते हैं। तो ये ज़रा इसकी ज़रा थ्योरी आप पढ़ लो, इसे ज़रा गौर से देख लो। यहाँ पे वो क्या कहता है, वाई, ये जो वाई की वैल्यू है, वाई के ऊपर इनिशियल कंडीशन गिवन है, ए पर भी गिवन है, बी पे भी गिवन है। ऊपर वाली कंडीशन में देखो सारों के ऊपर ए है। अच्छा, वाई और फिर वाई का डेरिवेटिव भी यहाँ इन्वॉल्व है। वाई के साथ जो कांस्टेंट खड़ा है उसे a1 से डिनोट कर रहा है, वाई डैश के साथ जो कांस्टेंट खड़ा है उसे a2 से डिनोट कर रहे हैं। ओके, बात समझ आती है। इसी तरह अब हमारे पास सेम अगली कंडीशन सेम, वैसे वो सिर्फ बी के लिए है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है उन्हें बी से डिनोट कर लेंगे। ओके, बात समझ आती है। आगे a1 a2 b1 b2 ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट्स हैं। सच डैट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात और इसे गौर व फिक्र करने वाली। यहाँ वो बोल रहा है a1 एंड a2 आर नॉट बोथ ज़ीरो, दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते।
या तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली टर्म ज़ीरो होगी और ये वाली नॉन ज़ीरो होगी, या ये वाली टर्म ज़ीरो होगी तो ये वाली नॉन ज़ीरो होगी। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। सिमिलरली B1 और B2 के बारे में भी यही बात उसका है कि दोनों में से कोई एक टर्म गिवन होगी, या ये वाली गिवन होगी, या ये वाली गिवन नहीं होगी, या ये वाली गिवन होगी, या ये वाली गिवन नहीं होगी, ये दोनों गिवन होंगी। तो इस तरह से कंडीशन हमारे पास गिवन होंगे। दिस टाइप ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज कॉल्ड एसएल वैल्यू प्रॉब्लम। ये जो हमारा था कि एसएल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, तो वो आपको बता दिया कि ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस होती हैं, और इनके बारे में भी डेप्थ में जाके आप लोगों को बता दिया है। तो इसे हम स्ट्रम लिवली मेथड इसे बोलते हैं। तो अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में बता रहे हैं कि ये इसे स्ट्रम लिवली सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, टू इंडिपेंडेंट स्पेशल केसेस आर, तो वो कहता है दो ख़ास तौर पे स्पेसिस वो केसेस जो हमें गिवन होते हैं कंडीशंस के। कंडीशन ये आपके पास इक्वेशन 2, इसे 2 का नाम दिया हुआ है, इसको 1 का नाम दिया, इसे 2 का नाम दिया हुआ है। वो कहता है ये जो 2 है ना, कंडीशन दो तरह से आपके पास हो सकती हैं, इधर ऊपर वाली, इधर नीचे वाली। देखो ऊपर या तो दोनों डेरिवेटिव के बगैर होंगी या दोनों डेरिवेटिव में गिवन होंगी। तो इस तरह की आपके पास कंडीशंस गिवन होंगी। अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। इस क्वेश्चन के ज़रा तरफ मैं जाऊँ या ना जाऊँ सना, पहले चली जाऊँ, नहीं जाती, चलो आओ पहले चली जाती हूँ। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता देती हूँ। दूसरा मेथड हमारा यही है ना कि एसएल प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। चलो वो आपको दिखा देती हूँ पहले। फिर इसकी थ्योरी भी आपको पढ़ाऊंगी ना, ताकि आप लोगों को फिर समझ ज़्यादा आएगी। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, y 0 पर 0 आंसर है, y पाई पर ये 0 आंसर है। वैसे ये आपने ODE ये डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये PDE में पढ़ाई जाते हैं ये क्वेश्चन। चलो फिर आज समझाती हूँ आपको। इसको वो कहता है इस क्वेश्चन को आपने इस शक्ल में लिखो, इसे ज़रा गौर से देखो, इस शक्ल को ज़रा गौर से देखो। यहाँ y एंड में y, आगे सिर्फ अकेला डेल्टा गिवन है। तो ये डेल्टा, ये अंदर वाली शक्ल कौन सी है, डेल्टा, इसका मतलब है डेल्टा के साथ 1 है और q आपका 0 है। अगर मैं इसको लिखूं ज़रा, यही शक्ल मैंने नीचे लिख के दिखाई है, और इस वाली शक्ल को मैंने ये बनाना था। ज़रा ये देखो, एक डेरिवेटिव में बाहर ले लूँ और अंदर क्या बचेगा, dy/dx बनेगा। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये q हमारा 0 और प्लस लेमडा और ये 1 और ये y। और ज़रा इसे गौर से तो देखो, यहाँ से हमारा p बन रहा है 1 इस केस में, और Q बन रहा है हमारा 0 और R बन रहा है हमारा 1। तो मैंने इसी इक्वेशन को इस शक्ल में लिखने की कोशिश की। जब मैंने इस शक्ल में लिखा तो मेरी P, Q, R की वैल्यूज़ हमारी निकल आई। और उसने ऊपर स्टार्ट में बोला था ना कि P, Q, R हमारे रियल फंक्शन होंगे, मतलब अगर इनकी वैल्यू आएगी तो रियल आएगी, उसमें आयोटा वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो ये है इक्वेशन स्टार, और ये हमारे पास बन गए इक्वेशन स्टार डैश। इन दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू निकल आई है। अच्छा, 2 गिवन कंडीशन, और गिवन कंडीशन जो आपके पास गिवन है, ये कंडीशन हमारे पास इस टाइप की गिवन है। अब इन कंडीशंस के बारे में है, आपके पास ये कंडीशंस थी ना, ये कंडीशंस। अच्छा, अब ये ज़रा पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट वैल्यू है a, ये अंदर वाला a है और ये वाला b है। तो आपके पास क्या गिवन है, A1 A और डैश, अंदर डैश वाली वैल्यू है 9। इसका मतलब है आपको ये वाली वैल्यू गिवन है और A2 इधर 0 है। तो ज़रा इधर एक चीज़ गौर से तो देखो, y के साथ जो नंबर होता है कुछ भी नहीं खड़ा है, इसका मतलब है यहाँ 1 खड़ा है। तो A1 हमारे पास क्या हो गया, 1। अच्छा, और अंदर ये स्मॉल a हमारे पास हो गया 0। अच्छा, और फिर अंदर क्या है, और ये कैपिटल A2 तो हमारा है 0, और अंदर स्मॉल a भी हमारा है 0, और ये तो यहाँ से हमने ये चीज़ निकाली। इसी तरह अब ये वाली कंडीशन देखो, अंदर वाला है b, स्मॉल b हमारा है पाई, और b1 हमारे पास है 1, और b2 हमारे पास है 0। तो ये सारी वैल्यूज़ भी हमने फाइंड कर ली। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे सामने आई है, और ये कंडीशन हमारे सामने आई है, और वो कहता है ये एसएल प्रॉब्लम है। और आपने इसको जनरल फॉर्म में, ये देखो, ये अंदर वाला p है, ये वाला q है, और ये वाला आपका r है। इधर से आप A1, A2, B1, B2, और ये a हमारे पास है 1, b हमारे पास, स्मॉल b हमारे पास है 2। तो ये सारा कुछ इसने निकाल लिया। ये देखो, ये मैंने निकाल के दिखा दिया, ये सारा कुछ गिवन है। तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है ना। चलो आ जाओ, अब इनको सॉल्व करने का भी तरीका बता दूं। ये थ्योरम है, थोड़ा सा लेंथी है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन पहले आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा देती हूँ। ये वही क्वेश्चन में जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, और अब आपको इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपने क्या कहना है कि यहाँ पे लेमडा की 3 वैल्यूज़ हैं, एक लेमडा 0, लेमडा नेगेटिव, लेमडा पॉजिटिव। आज जो लेमडा 0 पहला केस लेते हैं, लेमडा 0 अगर मैं इसी में स्टार में लेमडा 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये। आप इंटीग्रेशन लो, ये आंसर आएगा। सेकंड इंटीग्रेशन लोगे, ये आंसर आएगा। अब यही कंडीशन एक एक
करके इस पे अप्लाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर पुट कर दो 0। तो पहले हम यही कंडीशन 0 पुट किया, ये 0 इस पूरे को खा जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे, ये देखो ये तो हो जाएगा 0, C2 आएगा इधर से, और y ऑफ 0 हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है 0 की, तो y ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा इसी तरह अब यहाँ जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पाई पुट करो, यहाँ x था यहाँ x था, यहाँ अब हम पाई पुट करेंगे। अब आपको यहाँ से C2 0 निकल आए तो C2 में भी इधर 0 पुट कर दो। अच्छा अब इधर ज़रा गौर से देखो, अब इधर पाई ऑफ ज़ीरो ये पाई वो y ऑफ पाई हमारे पास क्या गिवन है 0, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अच्छा अब C1 हमारा 0 है, क्योंकि पाई के बारे में 100% हम लोग श्योर हैं कि कभी ये 0 नहीं होता। तो पाई की वैल्यू 0 नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग है, तो फिर पाई तो 0 नहीं है, इसका मतलब है 100% C1 0 आ गया। अब C1 और C2 दोनों 0 निकल आए, तो इसका मतलब है y 0 आपके पास आंसर आ गया। अच्छा अब इधर एक इसको बारे में अभी बताने से पहले ना, इसको मैं बता रही हूँ, 2 तरह के सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। अगर y 0 निकल आता है ना तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैथमेटिक्स की ज़बान में बोलते हैं y बेचारा y तो ट्रिवियल सोल्यूशन इसका निकल आया है, जब y की वैल्यू 0 आ जाए। अब अगर y की वैल्यू आप नॉन ज़ीरो निकालने में कामयाब हो जाते हो, फिर हम उस सोल्यूशन को y को नाम देते हैं, ओए तू तो नॉन ट्रिवियल है। तो अगर y 0 तो हम इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ट्रिवियल। और अगर y का आंसर 0 नहीं निकलता तो हम इसे क्या लिखेंगे, नॉन ट्रिवियल उसे बोलेंगे। ट्रिवियल y 0 ट्रिवियल, y इज ट्रिवियल। अगर y हमारे पास ट्रिवियल, y का ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर y का सोल्यूशन हमारा 0 के अलावा कुछ और निकल आता है तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, वह हम निकालने में कामयाब हो गए हैं। आ रही है समझ या नहीं आ रही, आगे चलो। अच्छा अब ये तो y का आंसर 0 निकल है, तो हमने फिर क्या कहा, इस केस पे वी डू नॉट हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इस केस पे हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो यहाँ पे बात हो गई, तो इसका मतलब है लेमडा 0 तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो आज भाई अब लेमडा नेगेटिव उठाते हैं, सेकंड केस उठाते हैं। सेकंड केस ये कहता है लेमडा नेगेटिव नंबर है। अगर लेमडा हमारा नेगेटिव नंबर है तो हम इसे पुट कर देते हैं एक माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर, और इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास आया माइनस अल्फा स्क्वायर, वाई कॉमन ले लो, हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आप इसकी एक्सिलरली इक्वेशन बनाओ, हमारे पास डी की वैल्यू निकल आएगी प्लस माइनस अल्फा। अब इसका जनरल सोल्यूशन आपने ODE में निकालना सीखा था, तो ये हमारे पास आ गया ऐसे। अब आप ज़रा यहाँ पे इनिशियल कंडीशन तो अप्लाई करो, वाई जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ यही दोनों कंडीशन में अप्लाई करूँगी, यही दोनों कंडीशन यहाँ अप्लाई करूँगी। जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है 0 0 पुट किया ये, और वाई ऑफ 0 आपका 0 है, और किसी भी चीज़ e की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन निकल आई। इसी तरह हम जहाँ जहाँ वाई नज़र आ रहा है, एक्स नज़र आ रहा है, वहाँ वहाँ आप पाई पुट करो, हमारे पास ये वाई ऑफ पाई हमारा 0 के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और C1 C2 यहाँ से C1 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट कर दी, ये देखो C2। अब C2 का आप कॉमन ले लो, C2 कॉमन ले लिया। तो अब ज़रा एक और चीज़ देखो, वो आपको पता है e रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल कभी 0 होता ही नहीं है, 0 से ऊपर जा रहा होता है या 0 से नीचे जा रहा होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी ऊपर की तरफ होगा। ये पूरा नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है 100% C2 आपका 0 है। अगर C2 आपका 0, ये देखो क्योंकि इस साइड पे आपका 0 है ना, तो या तो दो जनों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये 0 होगा या ये 0 है। इसके बारे में 100% गिवन है कि ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब है C2 हमारा 0 हो गया। जब C2 आपका 0 है तो ज़रा C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो C1 भी हमारा 0 निकल आया। ओए C1 भी 0, C2 भी 0, इस बेचारे का भी हमारा आंसर क्या निकल आया है, क्या निकल आया है, ट्रिवियल। सो वी हैव अगेन ट्रिवियल सोल्यूशन, दोबारा हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आया। इसका मतलब है लेमडा 0 किसी काम का नहीं है, लेमडा नेगेटिव हमारे किसी काम का नहीं है। अब आ जाओ लेमडा पॉजिटिव हो तो क्या होगा। अगर लेमडा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हमारे पास लेमडा इज इक्वल है अल्फा स्क्वायर के बराबर। आप जरा यहाँ पे पुट करो, इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 1 में मैं ये वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, मतलब वो जो सवाल आपके पास गिवन है इसके अंदर ही मैं पुट कर रही हूँ लेमडा की वैल्यूज़। तो ये लेमडा की वैल्यू पुट की, आप ज़रा इधर से वाई कॉमन ले लो, इसको ज़रा सोल्व करो, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और फिर हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। ये अब जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट किया, ये और आपको पता है कोस 0 हमारे पास होता है 1, साइन 0 हमारे पास होता है 0, तो ये हो जाएगा गायब। और ये हमारे पास ये, और इसका आंसर वाई ऑफ 0 हमारा 0 था, तो C1 की आंसर क्या हो गया, 0। अच्छा तो C1 हमारा 0, तो ये वाली टर्म तो हमारी हो जाएगी गायब। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू C2 साइन अल्फा x। ये देखो ये आ गया हमारे पास। अच्छा और अब जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पाई पुट करो, और y ऑफ 0 भी आपके पास 0 था, y ऑफ पाई हमारे पास 0 था, ये भी हमारे पास 0 हो गया, ये वाली टर्म हमारे पास बच गई। अब देखो भाई गौर से सुनना, क्या कहता है, दो जनों का प्रोडक्ट 0 है,
दो जनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, इस इट मीन्स या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। अच्छा, अब वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ देखेगा। वो कहता है अगर मेरा C2 ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, C1 भी ज़ीरो C2 भी ज़ीरो, तो हमारे पास वाई बेचारे का आंसर दोबारा ज़ीरो आ जाएगा, वाई का आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास वाई लेमडा ज़ीरो भी किसी काम का नहीं, लेमडा नेगेटिव भी किसी काम का नहीं, लेमडा पॉजिटिव भी किसी काम का नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई एक तो सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा लेमडा का। अब इधर वो बता रहा है देन फिर अब हम ये कहते हैं कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हासिल करने के लिए हम C2 के ऊपर शर्त लगा देते हैं, ओए तू ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ आपकी इक्वल टू ज़ीरो होगी। अच्छा, अब ज़रा आप लोग गौर करो, आप लोगों ने ये स्टेप पीछे भी करके आए हो। साइन ज़ीरो किस कहाँ कहाँ होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो पर होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर होता है, 3 पाई पर होता है, 4 पाई पर होता है, जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं ना वो सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे अब आ जाएगा, वैसे यहाँ पे आपका n जो है 0 1 2 से 3 से स्टार्ट होना चाहिए था, तो आपका n आ गया n पाई पे, n मतलब पाई के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस पे साइन हमारा ज़ीरो होगा। अच्छा, अब ये देखो पाई पाई से कैंसिल, अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली ये, और अल्फ़ा स्क्वायर आपके पास होता है n स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर आपके किसके बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर आपका लेमडा के बराबर है। तो लेमडा की तो वैल्यू हमने निकालनी थी, और जो लेमडा की वैल्यूज़ आई हैं यही हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं। और एक और मज़े की बात, ये अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा हमारा क्या निकला था n, ज़रा इधर पुट कर दो ना, हमारे पास ये हमारे पास C1 ज़ीरो निकल आया था, C2 की जगह हमारे पास आ जाएगा n, और अल्फ़ा हमारे पास वैल्यू है n, तो ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस निकल आए हैं। तो अब ये मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया है, इससे रिलेटेड बाकी जितने क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को आपके क्लास लेक्चर के टाइमिंग वो आप लोगों के वहाँ पे कहाँ असाइनमेंट पे मैं अपलोड कर दूँगी। तो ना इसके से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप लोग खुद करेंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं वो आप लोगों को करवाती हूँ और फिर इसके बाद ये मैं एंड करती हूँ। ओए हाँ, रुको रुको रुको, एक थ्योरी का पेज है वो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को पढ़ा लूँ, फिर इसके बाद इसको एंड करती हूँ। क्या कहता है सोल्यूशन ऑफ एसएल प्रॉब्लम, एसएल प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है, वो जो आपको मैंने सोल्यूशन निकालना सिखा दिया है ना, अब उसकी ज़रा थ्योरी पढ़ो। कहता है द सोल्यूशन ऑफ एसएल प्रॉब्लम वी मस्ट हैव ऑफ वाई, वो देखो देख रहे हो, वो कहता है मुझे हर हाल में वाई की कोई एक वैल्यू चाहिए। जैसे ऊपर हमने वाई की वैल्यू निकाली थी ना, इसको वो क्या बोल रहा था, इसको फाई ऑफ एक्स बोलता है, एक्स का एक फंक्शन चाहिए। अच्छा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के शर्त क्या रखी है, C2 को कहा है कि तू भाई ज़ीरो ना बन, वाई को ना हम कह देते हैं कि ये वाली चीज़ को कह देते हैं ज़ीरो बन जाए, वरना अगर C2 भी ज़ीरो हो जाता है, ये भी ज़ीरो हो जाता, तो हमारे पास सोल्यूशन ही ना निकलता। तीनों वैल्यूज़, तीनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे, कोई भी हमारा सोल्यूशन ना निकलता। तो यहाँ पे वो बोल रहा है वी मस्ट, हमें हर हाल में वाई का आंसर चाहिए। तो आप लोग ये नहीं कह सकते थे कि सारे वाई के आंसर ज़ीरो हैं, ऐसे नहीं कह सकते। ज़रा आगे पढ़ो, विच सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कहता है वो जो वाई का आंसर आप निकालोगे ना वो 100% इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक ये बात, दूसरा वो इन कंडीशंस को भी वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये बात याद रखिएगा, इनको भी वो सेटिस्फाई करेगा, इनको भी वो सेटिस्फाई करेगा। आगे क्लियरली वन सोल्यूशन, अब इसे ये बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है, वन सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप इज़ द टाइप ऑफ ट्रिवियल सोल्यूशन। अब वो कहता है एक सोल्यूशन, मतलब ये जो इसका एक सोल्यूशन तो ये बन रहा है, ट्रिवियल सोल्यूशन बन रहा है। ट्रिवियल मैंने आपको सिखा दिया, ट्रिवियल क्या होता है, वाई का आंसर अगर ज़ीरो रख दो, आप ज़रा देखो, वाई का आंसर ज़ीरो रख दूँ, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, वाई का आंसर ज़ीरो रख दूँ, ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। इसी तरह वाई ज़ीरो आप पुट करेंगे ना तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। वो कहता है एक ट्रिवियल सोल्यूशन हमारा निकल रहा है, जो कि हमारा अगर हमारा फाई ज़ीरो हो जाए तो हमारा एक सोल्यूशन निकलता है, बट दिस ट्रिवियल सोल्यूशन इज़ नॉट प्रैक्टिकली यूज़फुल। इसलिए वो जो हमारा ज़ीरो ज़ीरो निकल रहा था ना वाई का आंसर, वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, बेकार है हमारे लिए, हम लोग उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो जब आप वो काम नहीं कर सकते, फिर आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना है। अब आपको समझ आइए कि हम लोग एसएल प्रॉब्लम में नॉन ट्रिवियल के पीछे मैं क्यों भाग रही थी। अच्छा चलो आगे चलो, प्रैक्टिकली देयरफॉर वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर अटेंशन ऑन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। वो कहता है इसलिए हम अपने आप को ज़बरदस्ती कहते हैं कि हमारी अटेंशन किसकी तरफ होनी चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की तरफ होनी चाहिए ऑफ द प्रॉब्लम। सो वी शैल ट्राई टू फाइंड द फंक्शन नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। और वो कहता है हमने एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जो कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 and 2, जो कि इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। नॉन ज़ीरो सोल्यूशन की तरफ ये जा रहा है। वी शैल सी दैट एक्सरसाइज एग्जिस्टेंस ऑफ सच नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। वो कहता है ये तब निकलेगा जब आपको लेमडा की वैल्यू
पता चलेगी। एक तो ये आपको मैंने बता दिया। अब आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। द वैल्यू ऑफ लेमडा इन द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फॉर विच देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ऐसी लेमडा की वैल्यू जिसके जरिए हमें एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, या हम इसे करेक्टरिस्टिक वैल्यू या इसे लेटेंट वैल्यू भी बोलते हैं ऑफ द प्रॉब्लम, एंड द करस्पॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन और करेक्टरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं। अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, शो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ एसएल प्रॉब्लम आर रियल, के आइगन वैल्यूज मतलब लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रियल होती है। और ये सारा थ्योरम उसी को ही करवा रहा है। अच्छा खासा लंबा है, चलो मैं इसको हिम्मत करके ना पढ़ती हूँ। शो दैट हमने यही शो करना है कि आइगन वैल्यू ऑफ एसएल प्रॉब्लम आर रियल, वो हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है। आपको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, ये थ्योरी श्योरी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इनके बारे में गिवन है कि ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और वही बात जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, B1 B2 भी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। आगे ये सारे, अब ये भी गिवन है कि ये लेमडा फलाना PQR ये सारी जो हैं ये सारे रियल हैं, और लेमडा और वाई में बी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, में बी कॉम्प्लेक्स, लेमडा और वाई दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। आगे चलो, लेमडा इज द आइगन वैल्यू और फाई में बी करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, वही जो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन की आपको लोगों को डेफिनेशन बता दिया। आगे फाई बीइंग आइगन फंक्शन इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, हाँ हमें पता है भाई, फाई की जो वैल्यू होती है ना, जो आइगन वैल्यू से निकली है, ये नॉन ट्रिवियल होती है। आगे चलो, आगे आगे क्या कहता है, कहता है अब ये जो वाई की वैल्यू है ना, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 थी, इसमें जहाँ जहाँ आपको वाई नजर आ रहा है ना, वहाँ वहाँ फाई पुट कर दो। ये देखो पुट कर दिया, इक्वेशन 4 5 6 निकल आया। आगे वो क्या कहता है, 4 5 6 का कॉन्जुगेट ले लो भाई, ले लिया। ये पी रियल था, क्यू रियल था, आर रियल था, इनको कुछ नहीं होगा, ये लेमडा और वाई हमारे कॉम्प्लेक्स थे, इसलिए उनके ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। अच्छा ये भी काम कर लिया। फिर वो कहता है 4 को आप, ये देखो ये है 4, ये है 4 और ये है 7, 7 का है, ये देखो 7 और 4, मतलब ये जो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनमें वो कहता है ये अकेला हमारे पास फाई है ना, तो इसको आप फाई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, इधर फाई कॉन्जुगेट है ना, आप इसे फाई से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये देखो इसने वही काम किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ज़रा ब्रैकेट खोलो, ये चीर फार होंगी, ये फाई जो है इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, ये फाई ऑफ एक्स इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। ये देखो ये चीर फार हो रही है, और ये अंदर फर्दर आपने ब्रैकेट खोली तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये जो ये लैम्डा लैम्डा वाली है बराबर के उस साइड पे भेज दो, हमारे पास ये वाली शक्ल बन जाएगी। अच्छा फिर इसके बाद एक टर्म है जो हमने प्लस भी किया माइनस भी किया है, ये वाली टर्म हमने प्लस भी किया और ये वाली टर्म हमने माइनस भी किया है। और जब हमने, और फिर जब आप कर लेंगे, फिर आप ज़रा गौर से देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। ये देखो डेरिवेटिव, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव हो रहा है इस फंक्शन का, और फिर प्लस अब ये पूरा फंक्शन एज इट इज़, और ये पहले वाला जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये जो ये टर्म बनी है ये प्लस भी कर दो, ये माइनस भी कर दो, और फिर ये लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ खड़ी रहेगी, इसको भी एज इट इज़ खड़े रहने दो। अब ज़रा गौर से देखो, अब ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो इधर डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, और दो ये वाली टर्म और ये अंदर वाली टर्म दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी यही हाल हो रहा है, डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा और ये वाली टर्म और ये जो ये फाई है ये सारे एक साथ आके खड़े हो जाएंगे। अब आप डेरिवेटिव फर्दर आप बाहर कॉमन ले लो, पी कॉमन है, पी कॉमन आ जाएगा। अच्छा ये वाली शक्ल यहीं पे, अच्छा इंटीग्रेशन बोथ साइड पे ले लो, फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक हम इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आया। ये देखो यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपर लिमिट आप जहाँ जहाँ आपके पास एक्स नजर आ रहा है बी पुट करो, माइनस ए पुट करो। अब इसे इक्वेशन नंबर स्टार्ट का नाम दे दो। अब वो कहता है 5 और 8 को ज़रा गौर से देखो, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 और 8। ये देखो ये है 5, ये है 5 और 8 हमारे पास है। ये आप ज़रा से देखो, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, जिस तरह से हमारे पास होता नहीं था a1 x a2 y इज इक्वल टू 0, a1 x और b1 y इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह हम इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में, ये देखो ये मैट्रिसेस की फॉर्म में इसने लिख लिया। अब वो कहता है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो इसका डेरिवेटिव इसका क्या होता है, हाँ इसका जो वो है क्या होता है डिटर्मिनेंट, वो एग्जिस्ट करेगा। आप इसे चीर फाड़ करो, ये हमारे पास आंसर इक्वेशन नंबर 11 बन गई। अब जरा गौर से तो देखो, ये वही शक्ल बनी है जो यहाँ पे ये ए वाली बन रही थी। सिमिलरली इसी तरह आप 6 और 9 को करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी। अब देखो ये वाली पूरी टर्म इक्वल टू 0, ये देखो ये वाली पूरी टर्म अगर 0 हो जाए और ये वाली भी पूरी टर्म 0 हो जाए तो 2 0 0 ये वाली साइड हमारी 0 हो जाएगी। ये देखो ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है यहाँ मैंने z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर होता है। ये यहाँ पे क्या था, यहाँ था हमारे पास फाई और फाई का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इधर हम लिख सकते हैं 5 मॉडुलस का स्क्वायर हो गया। अच्छा अब आपको पता है ये वाली टर्म तो वेरिएबल पे डिपेंड करती है, ये तो 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये वाली टर्म इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास लैम्डा 0 आ गया, तो लैम्डा तो हमने ये इजीली शो कर लिया कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास
हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये हमारा लैम्डा जो है वो क्या निकल आया है, क्या निकल आया है, रियल निकल आया है। चलें ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।